गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रांसीसियों का आगमन होता है और आने से ही फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उसी मतभेद की स्थिति का जो परिणाम होता है वो होता है कर्नाटक युद्ध। तो आज हम फ्रेंड्स कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जो कर्नाटक युद्ध था वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा जाता है और अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जो युद्ध, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है वो 1746 से 1748 तक होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1756 से 1763 तक था। तो ये तीन कर्नाटक युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि लगातार कर्नाटक युद्ध बहुत लंबा चलता है, 1746 से लेकर के 1763 तक। फ्रेंड्स, इसके पहले हम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ें। हम पहले कर्नाटक की लोकेशन जान लेते हैं कि उस समय जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो उस वक्त ये जो कर्नाटक की लोकेशन है जहाँ युद्ध लड़ा जा रहा है वहाँ कैसी स्थिति थी और वो कहाँ लोकेटेड था। तो ये जो पूरा ग्रीन कलर से ये स्पॉट हो रहा है, ये पूरा कार्नेटिक रीजन कहलाता था। और अगर हम देखें तो इस कार्नेटिक रीजन में अगर हम पास से देखते हैं तो यहाँ ये मद्रास है। मद्रास में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ करता था और यहाँ पौंडीचेरी में यहाँ जो फोर्ट लुई किला बना था, ये फ्रांसीसियों का किला यहाँ बना हुआ था। तो ये कंडीशन है। हम लोग इंडिया में कार्नेटिक रीजन के बारे में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मद्रास है, मद्रास पर किसका कब्ज़ा है? अंग्रेज़ों का। और यहाँ पौंडीचेरी है, यहाँ पर किसका कब्जा है? फ्रांसीसियों का कब्जा है। तो ये रही कार्नेटिक रीजन की पूरी लोकेशन। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आखिर हुआ क्यों था। ये जो युद्ध था 1746 से 1748 तक लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध का किसी भी तरीके से कोई भी लेना देना नहीं था भारत से। भारत से इसलिए लेना देना नहीं था क्योंकि ये युद्ध का जो कारण था वो ये था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया किसके शासन में जाना चाहिए, इस बात से युद्ध शुरू होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। इससे पहले हम ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़े, हम ऑस्ट्रिया की लोकेशन को देख लेते हैं, ऑस्ट्रिया कहाँ है। तो ये रही ऑस्ट्रिया की लोकेशन। अगर हम यहाँ देख रहे हैं, ये है ऑस्ट्रिया और यहाँ ये यूरोप में एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया। यहाँ पे ये ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड और यहाँ पे ये जो है ये फ्रांस है। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो शासक थे उनका कोई पुत्र नहीं था और जिसकी वजह से जो अगला शासक होना था, फ्रांस चाह रहे थे हमारा मन मुताबिक कोई भी शासक बने, और जो इंग्लैंड जो थे या जो अंग्रेज थे वो चाह रहे थे कि हमारे मन मुताबिक कोई भी शासक बने। सब दोनों ही अपने अपने हित के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि कोई भी शासक बनता ऑस्ट्रिया में, अगर इनके मन मुताबिक बनता तो फ़ायदा तो इन्हीं का होना था। यहीं से इन दोनों के बीच में यूरोप में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, और यह बात है दोस्तों 1740 के समथिंग। तो अब ये हम जानते हैं कि यूरोप में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच, दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। लेकिन ये युद्ध भारत से किस तरीके से संबंधित है? ये युद्ध तो यूरोप में शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो हमको परिणाम देखने को मिलता है ये भारत में हमको देखने को मिलता है। तो किस तरीके से देखने को मिलता है ये हम देखते हैं फ्रेंड। तो अगर हम भारत में देखते हैं तो यहाँ ये मद्रास पे निकोलस मार्श का कब्ज़ा था, और अगर हम यहाँ पौंडीचेरी में देख रहे हैं तो यहाँ डुप्ले का कब्ज़ा था। डुप्ले जो था वो फ्रांसीसी गवर्नर था और निकोलस मार्श जो था वो अंग्रेजी गवर्नर था। ये वाला क्षेत्र हमने पहले ही लोकेशन में देख लिया है कि पूरा कार्नेटिक क्षेत्र कहलाता था। अब यहाँ पर फ्रांसीसी और यहाँ पर अंग्रेज कंपनी बैठी हैं। दोनों को 1746 आते आते पता चलता है कि दोनों कंपनियाँ आपस में, दोनों को पता चलता है कि यूरोप में दोनों देश आपस में झगड़ रहे हैं। और झड़प तो यहाँ भारत में भी थी, ऐसा नहीं था कि इनके बीच लड़ाई नहीं होती थी या मतभेद नहीं होता था। लेकिन अब ये मतभेद ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इनको पता चला था कि यूरोप में भी जो देश हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अब डुप्ले को बहुत अच्छे से पता था कि या अंग्रेजी सेना से वो जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सेना की उस वक्त नौसेना जो थी, नेवल फोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत थी, बहुत स्ट्रांग थी। रीज़न ये था कि यूरोप में जो रेनेसा आया था, पुनर्जागरण आया था, औद्योगिकीकरण आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था वो अंग्रेज़ों को हुआ था। और उससे ये हुआ था कि उनकी नेवल फोर्स या उनकी जो नौसेना थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। डुप्ले नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से कोई युद्ध हो। डुप्ले तुरंत जाता है निकोलस मार्श के पास कि शांति बनाए रखते हैं, हमारा यूरोप में भले ही वो हमारे देश लड़ रहे हैं, लेकिन भारत में हम दोनों ही व्यापार करने आए हैं, शांति तरीके से व्यापार करते हैं, हम दोनों
का उद्देश्य मुनाफा कमाना है, झगड़ा करना नहीं। लेकिन निकोलस मार्स को पता था कि मैं मजबूत शक्ति में हूँ, इसीलिए ये शांति बनाने आया है। वो ना ही हाँ कहता है और ना ही ना कहता है। उधर अगर हम दूसरे कंडीशन में देखते हैं तो निकोलस मार्स की सहायता के लिए ब्रिटेन से जो आता है वो अपनी नौसेना लेकर आ रहा है, कमांडर बार्नेट। कमांडर बार्नेट आ रहा है, क्यों आ रहा है? फ्रांसीसियों से झगड़ा करने के लिए आ रहा है। तब इस चीज़ की जानकारी डुप्ले को लगती है और डुप्ले तुरंत से भागे भागे जाता है किसके पास? कर्नाटक के शासक के पास जाता है, अनवरुद्दीन के पास जाता है। कर्नाटक के शासक अनवरुद्दीन के पास जाता है और उनसे विनती करता है, उनसे कहता है कि आप ये युद्ध रोकिए, क्योंकि इस युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में क्षति होगी, लोगों की हानि होगी, पैसे की हानि होगी और आपके राज्य में अशांति व्याप्त हो जाएगी। अनवरुद्दीन को ये बात सही लगती है और वो पत्र भेजता है दोनों कंपनियों को कि किसी भी हालत में आप युद्ध नहीं करेंगे और हमारा राज्य है, यहाँ हम किसी भी तरीके से अशांति नहीं चाहते हैं। लेकिन उधर अगर हम देखें तो कैप्टन बार्नेट आ ही इसी वजह से रहा था क्योंकि उसको लड़ाई करनी है फ्रांसीसियों से। उधर इस चीज़ से सुरक्षा के लिए तुरंत डुप्ले जो थे वो अपनी सहायता के लिए मॉरिशस के शासक या कैप्टन को पत्र लिखते हैं कि आप तुरंत आइए हमारी सहायता के लिए। कैप्टन ब्रूडेने भी मॉरिशस से अपनी नौसेना लेकर के डुप्ले की सहायता के लिए पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? ये मद्रास वाले भाग में पहुंच जाता है, पौंडीचेरी आने लगता है। लेकिन बार्नेट आते से ही फ्रांसीसियों के जहाज पर क्या कर देता है? कब्जा कर देता है। आते से ही फ्रांसीसियों के जहाज पर जब कब्जा कर देगा तो इधर फ्रांसीसी जो हैं वो उनको इस बात की जानकारी मिलती है तो फ्रांसीसी मौका उठाते, क्योंकि निकोलस मार्स और ये बार्नेट जो थे वो जहाज नौसेना पे पानी के क्षेत्र में इनको हराने के लिए चले गए। तो ये इस मौके की तलाश को देखते हुए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत फ्रांसीसी जो थे ये अंग्रेज़ों के ये जो किला था, मद्रास का किला था, इस पर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। अब जब कब्जा कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा कि अब डुप्ले की सहायता करने के लिए कैप्टन ब्रूडेने आया था। तो ला ब्रूडेने और जो डुप्ले हैं, जब दोनों ही इस चीज़ इन पर कब्जा कर लेते हैं तो अंग्रेज़ों ला ब्रूडेने और डुप्ले ने क्या कर लिया है? मद्रास पर कब्जा कर लिया है तो अंग्रेज़ों के किले में। अब ला ब्रूडेने को था कि भैया हम तो जीत ही गए हैं, जब हम जीत गए हैं तो हम इनसे बहुत सारा धन ले लेते हैं और इनका मद्रास इनको वापस से दे देते हैं। लेकिन डुप्ले जो था वो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, उसने कहा कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम मद्रास जीते हैं और हम मद्रास अंग्रेज़ों को नहीं देंगे। लेकिन ला ब्रूडेने घूस लेकर अंग्रेज़ों से अपनी नौसेना को लेकर वापस चला जाता है, जिससे क्या होता है कि मद्रास में डुप्ले अकेला पड़ जाता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर दोबारा से मद्रास जो था वो किसके पास चला जाता है? अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। अब डुप्ले क्या करेगा? अब डुप्ले तुरंत से अब क्या करेगा? डुप्ले तुरंत कर्नाटक के शासक के पास जाएगा और कर्नाटक के शासक से कहेगा, क्योंकि अब मद्रास दोबारा से किसके पास है? अंग्रेज़ों के पास है। तो तुरंत शासक अनवरुद्दीन के पास जाएगा और कहेगा कि मैं जा रहा हूँ मद्रास में तोप चलाने और आप किसी भी तरीके से मना नहीं करेंगे, मुझे हस्तक्षेप नहीं करेंगे इस युद्ध में। मैं अंग्रेज़ों को हराना चाहता हूँ और मैं जैसे ही मद्रास के किले पर कब्जा कर लूँगा मैं मद्रास आपको दे दूँगा। कर्नाटक का जो शासक था इस बात के लालच में आ जाता है, विश्वास में ले लेता है डुप्ले उनको। डुप्ले अब कर्नाटक का शासक लालच में आ गया है कि भैया डुप्ले जो है वो मद्रास जीत कर किसको दे देगा? कर्नाटक के शासक अनवरुद्दीन को दे देगा। तो इस तरीके से दोनों कंपनियों के बीच में क्या होगा? अब युद्ध होगा। युद्ध का परिणाम ये निकलेगा कि अपनी तोप सेना की शक्ति से फ्रांसीसी जो होंगे वो मद्रास को पुनः क्या कर लेंगे? अपने कब्जे में कर लेंगे। अब फाइनली जो मद्रास है वो किसके पास है? डुप्ले के पास है। डुप्ले के पास मद्रास आ गया है क्योंकि डुप्ले ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था किससे? कर्नाटक के शासक अनवरुद्दीन से कि जैसे ही वो मद्रास को जीत जाएगा तुरंत मद्रास जो है वो किसको दे देगा? अनवरुद्दीन को दे देगा। अनवरुद्दीन तुरंत अपने बेटे महफूज खां को, अनवरुद्दीन जो थे अपने बेटे महफूज खां को भेजते हैं कि आप जाइए, कहाँ जाइए? मद्रास में जाइए और मद्रास में बैठे हुए हैं डुप्ले, तो डुप्ले से जाइए और आप क्या कीजिए? मद्रास का किला ले लीजिए क्योंकि और उनको बोलिए कि मद्रास का किला खाली करें। महफूज खां जाता है किसके पास? डुप्ले के पास जाता है और बोलता है कि आप मद्रास का किला क्या कीजिए? खाली कीजिए, हम यहाँ पे आएंगे।
लेकिन जो डुप्ले था वो अपनी बात से मुकर जाता है, मना कर देता है देने को। अब इस बात से महफूज खां और फ्रांसीसी कंपनी के बीच क्या होगा? युद्ध होगा। महफूज खां का इस युद्ध में साथ कौन देते हैं? अंग्रेज। क्यों? क्योंकि अंग्रेज का जो किला था, मद्रास का किला, वो किसके द्वारा हड़प लिया गया था? फ्रांसीसियों के द्वारा। तो महफूज का साथ कौन देते हैं? महफूज खां का साथ देते हैं कौन? अंग्रेज देते हैं। और महफूज खां और फ्रांसीसी कंपनी के इसी युद्ध को अड्यार या सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कर्नाटक का ये प्रथम युद्ध होता है जो भारत में होता है, और कर्नाटक के प्रथम युद्ध के अंतर्गत ही हम अड्यार का युद्ध या सेंट थोमे का युद्ध पढ़ते हैं। अब यूरोप में भी 1748 आते आते ये युद्ध जो फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच चल रहा था, वो युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और 1748 में यूरोप में जब युद्ध चल रहा था उसमें एक संधि होती है, और उस संधि को कहा जाता है एक्सला-शैपल की संधि होती है, जो 1748 में होती है। एक्सला-शैपल की संधि होती है, और इस संधि में कहा जाता है कि जो भी एक दूसरे के क्षेत्र जीते गए हैं वो एक दूसरे को वापस दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मद्रास जो कि अंग्रेजों को दे दिया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा, और अमेरिका में लुईबर्ग क्षेत्र था जो फ्रांसीसियों का था और अंग्रेजों ने उनमें कब्जा कर लिया था, वो वापस से फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है। और इस तरीके से इस युद्ध का अगर हम देखें तो कोई भी तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ता। ना ही फ्रांसीसी कंपनी जीतती है, ना ही अंग्रेजी कंपनी जीतती है। लेकिन इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया था, और यह स्पष्ट हो गया था कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित छोटी सी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेना को परास्त कर सकती है। और यहीं से कर्नाटक युद्ध से ही शुरू हो जाता है कि अब ये जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत के राजनीतिक मामलों में भी अब हस्तक्षेप करते हुए दिखेंगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि चाहे भारतीय सेना कितनी भी बड़ी हो, वो यूरोपीय सेना से कभी भी नहीं जीत सकती है। तो इस तरीके से प्रथम कर्नाटक युद्ध हम फ्रेंड्स देखते हैं जो कि यूरोप में शुरू हुआ था, लेकिन वो किस तरीके से उसका प्रभाव हम भारत में देखने को मिलता है, ये हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखा। दूसरा और तीसरा कर्नाटक युद्ध फ्रेंड्स हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।